एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में क्या होता है कि आरबीसी और ग्रेन्युलोसाइट्स भी जो है ना वो भी प्लेटलेट्स के साथ बढ़ेंगे, न्यूप्लास्टिक इनकी भी प्रोलिफरेशन होगी। ये भी जैक2 काइनेज की म्यूटेशन की वजह से ही हो रहा है। सिम्टम्स जो है इसके इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग की वजह से और थ्रोम्बोसिस की वजह से सिम्टम्स आएंगे, जिससे कि जो पेशेंट को जो है वो रेयरली आगे जाके मैरो की फाइब्रोसिस की तरफ जाएगा। यानी यही कंडीशन आगे जाके मैरो फाइब्रोसिस भी करवा सकती है रेयरली, या एक्यूट ल्यूकीमिया। इसमें हमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं मिलता हाइपर यूरिसीमिया का या गाउट का। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया जो है डेफिनेशन देखिए, इंक्रीज हो जाए प्लेटलेट्स मोर देन 4,50,000 पर माइक्रोलीटर विथ या विदाउट इंक्रीज इन द आरबीसी एंड ग्रेन्युलोसाइट, यानी ये बढ़ भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन प्लेटलेट इससे ज़्यादा हो तो इसमें हमें क्लोनल प्रोलिफरेशन मिलती है मेगाकेरोसाइट्स की, जो लीड करती है परसिस्टेंटली एलिवेटेड प्लेटलेट्स होंगे विथ एबनॉर्मल फंक्शन के साथ। फंक्शन देखिए उनका नॉर्मल नहीं होगा, तो ये बहुत ही लीस्ट कॉमन माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम होता है। जैक2 म्यूटेशन 50% केसेस में मिलती है। क्लिनिकली यही बात है कि थ्रोम्बोसिस होगी, पेशेंट को हेमरेज होगा, मेजर मैनिफेस्टेशन यही है क्योंकि प्लेटलेट्स का डिसऑर्डर है। माइक्रोवास्कुलर ऑक्लूजन हो सकती है, आर्टेरियल या वीनस थ्रोम्बोसिस होगी, एटिपिकल चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, और लाइट हेडेडनेस। एरिथ्रोमेलेल्जिया क्या होता है कि बहुत ही इंटेंस बर्निंग पेन हो और एरिदेमा हो जाए एक्सट्रीमिटीज़ का, ठीक है, टांगों का और बाजुओं का बर्निंग पेन हो और उसमें रेडनेस हो, एरिदेमा हो। तो ये असल में होता है जब माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बाई बन जाते हैं प्लेटलेट की एग्रीगेशन की वजह से, उनके थ्रोम्बाई की वजह से। ये हमें जो है ना पॉलीसाइथीमिया वेरा में भी मिलता है। अगर उनमें उस कंडीशन में प्लेटलेट का काउंट हाई हो तो उसमें भी हमें एरिथ्रोमेलेल्जिया मिलता है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो हमें बोन मैरो में पेशेंट का जो मेगाकेरोसाइटिक हाइपरप्लेजिया मिलेगा। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसमें नहीं होता, और कोलेजन की फाइब्रोसिस भी हमें इसमें नहीं मिलती, जो कि हमें माइलोफाइब्रोसिस में मिल रही थी। इसमें रेयर है। नॉर्मल आयरन स्टोर्स नॉर्मल होंगे। पेरिफेरल स्मीयर में जो है वो लार्ज हाइपोग्रेनुलर किस्म के बड़े बड़े से एबनॉर्मली लार्ज प्लेटलेट्स होंगे, और उसमें थोड़ी बहुत ल्यूकोसाइटोसिस भी हमें स्मीयर में मिलेगी, यानी WBC थोड़े से बड़े हुए होंगे। ट्रीट अब हमने कैसे करना है इसको, जो लो रिस्क के पेशेंट हैं जो कि 60 ईयर्स के कम के हैं, तो उनको वो जो है वो लो रिस्क पे है, और जिनका प्लेटलेट काउंट 1,50,000 से कम है वो भी, और जिनमें कोई भी थ्रोम्बोसिस की हिस्ट्री नहीं है तो इनमें रिस्क लो होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम एस्पिरिन दे सकते हैं, और साइटो रिडक्शन की इतनी इसमें ज़रूरत नहीं होती। हाई रिस्क वाले पेशेंट्स वो होते हैं जिनकी 60 ईयर्स से ज़्यादा एज है, प्लेटलेट का काउंट 1.5 ये मिस्टेक है यहाँ पे, 1,50,000 से ज़्यादा अगर प्लेटलेट का काउंट है तो वो ज़्यादा रिस्क पे है। हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस अगर है तो इनको हम एस्पिरिन तो देंगे, इसमें प्लस हम साइटो रिडक्शन करेंगे हाइड्रोक्सी यूरिया के साथ। मैंने आपको बताया था कि ये सेल्स को कम करता है, तो वो हम दे सकते हैं। लास्ट में क्लिनिकल पल्स में थ्रोम्बोसाइटोसिस के बारे में लिखा है कि यानी प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो बढ़ जाए, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। एक प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है, दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी वाली को ही हम एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया कहते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस को हम रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। तो सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस होती है कैसी कंडीशंस में, जब इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इनमें जो प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, एक्यूट ब्लीडिंग, आयरन डेफिशिएंसी, स्प्लीन निकालने के बाद जो बढ़ेंगे, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी जिसको कहते हैं, और हॉजकिन डिजीज़ में। तो ये सारे जो हैं कॉजेज़ हैं सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस के, यानी इनमें सेकेंडरीली जो है वो प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं, याद कर लें। लिम्फोइड भी हो गया, माइलॉइड भी हो गया। लास्ट वाइट सेल डिसऑर्डर्स में हमारा रह गया है हिस्टियोसाइटिक न्यूप्लाज्म्स। इसमें सबसे पहला है लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस। टर्म हिस्टियोसाइटोसिस जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, और ये डिज़ाइनेट हुई है वैरायटी ऑफ प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के लिए, जो कि डेंड्रिटिक सेल्स के डिसऑर्डर्स हैं या मैक्रोफेजेस के। तो उन दोनों के लिए हम हिस्टियोसाइटोसिस यूज़ करते हैं, इनके प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स के लिए। तो कुछ जो है जैसा कि वेरी रेयर हिस्टियोसाइटिक लिम्फोमास, ये मैलिग्नेंट हाईली मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म होते हैं।
बाकी जैसे कि मोस्ट हिस्टोसाइटिक प्रोलिफरेशन होती है लिम्फ नोड्स के अंदर, ये कम्प्लीटली बिनाइन और रिएक्टिव होती है। तो अब इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान एक ग्रुप लाया करता है रेयर ट्यूमर्स का, जो कि बना है लैंगरहैंस सेल्स का। इसको कहते हैं लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस। ना बिनाइन ज़्यादा ना मैलिग्नेंट बीच का है। जैसा कि हमने थर्ड ईयर में इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो लैंगरहैंस सेल हमारे इमेच्योर डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, इमेच्योर वाले, जो कि हमारी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। तो इसी तरह के सेल्स बहुत से और ऑर्गन में भी हमें मिलते हैं और इनका फंक्शन होता है कि ये एंटीजन को कैप्चर करते हैं और उनको टी सेल के लिए डिस्प्ले कर देते हैं अपने ऊपर। तो लैंगरहैंस सेल की प्रोलिफरेशन जो है वो डिफरेंट क्लिनिकल फॉर्म्स लेती है, लेकिन ये बिलीव हुआ है कि वेरिएशंस जो होती है वो कुछ बेसिक डिसऑर्डर है, यानी सेम बेसिक डिसऑर्डर्स की जो है वो वेरिएशंस मिल सकती हैं। प्रोलिफरेटिंग लैंगरहैंस सेल्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं MHC क्लास 2 एंटीजन्स को, CD1A और लैंगरिन। इन एंटीजन्स को ये डिस्प्ले कर रहे होते हैं, या कह सकते हैं एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। लैंगरिन जो है ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि बर्बेक ग्रेन्यूल्स में पाया जाता है। बर्बेक ग्रेन्यूल क्या है? ये एक साइटोप्लाज्मिक पेंटालेमिनर रॉड लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में मिलता है। उसमें कैरेक्टरिस्टिक पीरियोडिसिटी होती है और समटाइम्स जो है इसका डायलेटेड टर्मिनल एंड होगा, यानी ऐसे रैकेट की तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। तो इस तरह की ये पेंटालेमिनर रॉड लाइक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर बर्बेरिक ग्रेन्यूल होंगे और बर्बेरिक ग्रेन्यूल के अंदर लैंगरिन होता है। ठीक है, तो हमारे जो लैंगरिन सेल्स हैं वो लैंगरिन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी पे जो प्रोलिफरेटिंग लैंगरहैंस सेल्स हैं वो रिजेंबल नहीं करते अपने नॉर्मल डेंड्रिटिक काउंटर पार्ट्स को। इंस्टेड इनमें बहुत ज़्यादा एबंडेंट और ऑफन वैक्यूल्स वाला वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होगा और वेसिकुलर न्यूक्लियाई होगा। और ये अपीयरेंस जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट टू द टिश्यू मैक्रोफेजेस, जिनको हिस्टोसाइट्स हम कहते हैं, बाय द मॉर्फोलॉजिस्ट वो उनको हिस्टोसाइट्स कहते हैं। तो उसकी तरह की ये ज़्यादा अपीयरेंस है इसकी, तो हेंस इसको हमने नाम दे दिया लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस। यानी है तो लैंगरहैंस सेल्स जिनकी लाइट माइक्रोस्कोपी पे इस तरह की पिक्चर है कि वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म वेसिकुलर न्यूक्लियाई कि वो हमें टिश्यू मैक्रोफेजेस जैसे दिख रहे हैं। टिश्यू मैक्रोफेजेस को जो है मॉर्फोलॉजिस्ट हिस्टोसाइट्स कहते हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस। अब लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस को हमने दो ग्रुप में ग्रुप कर सकते हैं, जो कि मेजर है रिलेटिवली डिस्टिंक्ट क्लिनिकोपैथोलॉजी एंटिटीज़ हैं। एक है मल्टी सिस्टम लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस, इसको लेटरल सिविव डिजीज़ भी कहते हैं। ये बच्चों में ज़्यादातर होती है 2 साल की उम्र के। तो इसमें जो है मल्टी फोकल कुटेनियस लीजन्स हो जाती है स्किन के ऊपर, जो कि बिल्कुल सिबोरिक स्किन इरप्शंस को रिजेंबल कर रही होती है। ठीक है, और ये कंपोज हुई होती है लैंगरहैंस सेल्स की बनी होती है। अब जो मोस्ट अफेक्टेड पेशेंट है उनमें हमें हेपेटोस्प्लीनोमेगाली मिलेगी, लिम्फेडिनोपैथी, पल्मोनरी लीजन्स भी होंगी बाद में लेटर कोर्स में। ठीक है, और इसके अलावा डेस्ट्रक्टिव ऑस्टियोलाइटिक बोन लीजन्स इसमें भी मिलेंगे। एक्सटेंसिव मैरो के इन्फिल्ट्रेशन की वजह से पैनसाइटोपिनिया हो सकता है, यानी सेल्स कम हो जाएंगे और पेशेंट जो है ना रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए प्री डिस्पोज हो जाता है। ये डिजीज़ अगर हमने ट्रीट ना की तो फैटल हो जाएगी। इंटेंसिव कीमोथेरेपी से जो 50% ऑफ द पेशेंट्स हैं वो 5 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। दूसरा है यूनी सिस्टम लैंगरहैंस हिस्टोसाइटोसिस। अभी जो पढ़ी वो मल्टी सिस्टम थी, यूनी सिस्टम वाली को कहते हैं यूजिनोफिलिक ग्रेन्युलोमा। अब ये यूनिफोकल भी हो सकता है, मल्टीफोकल भी। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंडिंग एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारे लैंगरहैंस सेल्स की, जो कि यूजुअली मेडुलरी कैविटीज़ ऑफ द बोन्स में होंगी इनकी एक्यूमुलेशन, या फिर लेस कॉमनली स्किन में, लंग्स में या स्टमक में। लैंगरहैंस सेल्स जो होंगे वो एडमिक्स हुए होंगे कुछ वेरिएबल नंबर ऑफ लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल्स उनके साथ, ये भी हमें मतलब प्रोमिनेंट होंगे। यूजुअली कोई भी जो है बोन जो इन्वॉल्व होगी हो सकती है, कैलवेरिया हो सकता है, रिब्स, फीमर में हो सकता है, ये ज़्यादातर मोस्टली कॉमनली अफेक्टेड ये वाली बोन्स होंगी। यूनिफोकल डिजीज़ जो है वो ऑफन इन्वॉल्व एक ही बोन, सिंगल बोन को करेगी, एसिम्टोमेटिक होगी और पेन कॉज करवाएगी, या तो एसिम्टोमेटिक या पेन और टेंडरनेस कॉज करवाएगी और पैथोलॉजिक फ्रैक्चर होंगे। तो ये इंडोलेंट डिसऑर्डर है और ये खुद ही हील होकर जाता है स्पॉन्टेनियसली, या फिर हम इसको लोकल एक्सीजन या इरेडिएशन के थ्रू ट्रीट करते हैं। अब अगर मल्टीफोकल यूनिसिस्टम डिजीज़ देखें तो वो बच्चों को अफेक्ट करती है और टिपिकली कैसे मैनिफेस्ट करेगी कि इसमें मल्टीपल इरोजिव बोनी मासेस होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे,
और ये समटाइम हमारे सॉफ्ट टिश्यू में भी एक्सटेंड कर सकता है। 50% केसेस में ये पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टाक जो होता है हाइपोथैलेमस का, उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है और उसके नतीजे में डायबिटीज़ इंसिपिडस करवा देगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्बिनेशन कैलवेरियल बोन डिफेक्ट्स का, यानी स्कल में जो हो रहे हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस और इसके साथ एक्सोप्थेल्मोस भी होगी, तो इस सारे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हैंड शुलर क्रिश्चियन ट्रायड। हैंड शुलर क्रिश्चियन ट्रायड। बहुत से पेशेंट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं उनके उनमें स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हो जाती है। बाकियों को जो है हम कीमोथेरेपी के साथ इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। A clue to the pathogenesis of the Langerhans cell tumors lie in the discovery that the differential clinical forms are frequently associated with acquired mutation in the serine threonine kinase BRAF। इसमें जो है वो एक्वायर्ड म्यूटेशंस आ जाती है जो लीड करता है कि हाइपर एक्टिविटी हो जाती है काइनेज की। अब यही म्यूटेशन जो है हमें वेराइटी ऑफ अदर ट्यूमर्स में भी मिली, जैसे कि हेयरी सेल ल्यूकीमिया में जो हमने पहले पढ़ी, बिनाइन नेवाई और मेलिग्नेंट मेलानोमा, पेपिलरी थायरॉयड कार्सिनोमा और कुछ कॉलन के कैंसर में भी यही लेजन्स हमें मिलती है, जो कि हमने थर्ड ईयर में न्यूप्लेजिया वाले चैप्टर में पढ़ा। अब ये BRAF जो है ये कंपोनेंट होता है रास सिग्नलिंग पाथवे का, जो ड्राइव करता है सेल्यूलर प्रोलिफरेशन करवाता है और सर्वाइवल। तो इसके जो इफेक्ट्स हैं ना ये लाइकली हैं कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ग्रोथ ऑफ नियोप्लास्टिक लैंगरहैंस सेल्स, तो उनकी ग्रोथ करवा देगा। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे वाइट सेल के डिसऑर्डर्स कंप्लीट हुए। इरफान मसूद में ये टॉपिक नहीं लिखा हुआ लेकिन पैथोमा में लिखा हुआ है, तो हम इसको देख लें। इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस जो है ये इसके बारे में है कि लैंगरहैंस सेल्स जो है हमारे स्पेशलाइज्ड डेंड्रिटिक सेल्स ही होते हैं जो कि प्रीडोमिनेटली स्किन पे पाए जाते हैं। ये हमारे बोन मैरो के मोनोसाइट्स में से डिराइव होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स में से मैक्रोफेजेस भी बनते हैं ना, तो ये मोनोसाइट्स से ड्राइव होते हैं और इसके ऊपर जो है ये प्रेजेंट करते हैं हमारे नाइव टी सेल्स को, एंटीजन लेके जाते हैं उनके लिए। अब लैंगरहैंस सेल हिस्टियोसाइटोसिस एक नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है जो इन्हीं लैंगरहैंस सेल्स की होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमें इसमें बर्बिक ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, टेनिस रैकेट ग्रेन्यूल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे मिलेंगे। फिगर देखिए 6.21 में, यहाँ पे देखिए ये बर्बिक ग्रेन्यूल्स दिखाए गए। देखिए एंड टर्मिनल एंड जो है इसका रैकेट की तरह का है और ये देखिए ये बर्बिक ग्रेन्यूल है, रॉड शेप का ये स्ट्रक्चर। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये CD1A पॉजिटिव होते हैं सेल्स और S100 पॉजिटिव होते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे। पेरिलेटरल सीव्यूड डिजीज़, ये अब मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है लैंगरहैंस सेल्स की। इसकी क्लासिक प्रेजेंटेशन ये है कि स्किन रैश होगा, सिस्टिक स्केलेटल डिफेक्ट्स होंगे इन्फेंट्स के अंदर जो कि 2 साल की कम की उम्र के होते हैं उनमें सिस्टिक स्केलेटल डिफेक्ट और स्किन रैश। लेटरल सीव्यूड डिजीज़ में मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये फैटल जल्दी हो जाता है। अगला है यूजेनोफिलिक ग्रेन्युलोमा, तो ये सारी में से हमने बेसिक में देखी है, यहाँ पे इसने इसको अलग अलग करके लिखा है। अब इन्हीं लैंगरहैंस सेल्स की बिनाइन प्रोलिफरेशन हो जाए लेकिन बोन के अंदर, तो इसको हम कह देंगे यूजेनोफिलिक ग्रेन्युलोमा। इसकी क्लासिक प्रेजेंटेशन जो है वो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर होगा अडोलेसेंट्स में, स्किन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, बोन है। बायोप्सी में हमें लैंगरहैंस सेल्स मिलेंगे जो कि इन्फ्लामेटरी सेल के साथ मिक्सड होंगे, जिसमें ज़्यादातर यूजेनोफिल्स भी ज़्यादातर होते हैं। लास्ट है हैंड शुलर क्रिश्चियन डिजीज़, जिसमें वही मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ही होगी लैंगरहैंस सेल्स की, लेकिन प्रेजेंटेशन इस तरह है कि स्कैल्प रैश होगा, लाइटिक स्कल डिफेक्ट्स, डायबिटीज़ इंसिपिडस, क्योंकि वो जो हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी का स्टॉक है वो इन्वॉल्व हो रहा है, और एक्सोप्थेल्मोस हमें मिलेगा चिल्ड्रन में। तो इस कॉम्बिनेशन को हैंड शुलर क्रिश्चियन डिजीज़ कहा जाता है। दैट्स इट, ये भी कंप्लीट हुआ।